चलिए तो आज हम बात करते हैं एक और डायूरेटिक ग्रुप्स के बारे में, जिसका नाम है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। हमने पिछले लेक्चर्स में डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डायूरेटिक्स देखा था, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस, और उसके हिसाब से हम लोग अब आगे डिस्कशंस करेंगे। तो जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स है उसमें जो दवाइयों का नाम है जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है मैनिटॉल। जैसे आप देख सकते हैं कि मैनिटॉल 10% या 20% यूजुअली यूज़ होता है इन्फ्यूजन के तौर पे। ग्लिसरीन भी यूज़ होता है, आइसोसोर्बाइड भी यूज़ होता है और यूरिया भी यूज़ होता है। सो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन के जो यूज़ होते हैं एज अ ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। अब जो बात आती है कि कैसे दिए जाते हैं, क्या उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल होती है, तो मैनिटॉल यूजुअली बहुत पुअरली अब्जॉर्ब होता है, बड़े मोलिक्यूल होता है, सो जीआई ट्रैक में सो तो अब्जॉर्ब होता ही नहीं है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जीआई ट्रैक में अक्यूमुलेट होता है और आसपास से पानी खींच के लाता है, और जिससे ऑस्मोटिक डायरिया भी हो सकता है। तो आईवी इन्फ्यूजन से दिया जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और यूजुअली उसका जो एक्सक्रीशन होता है रीनल किडनी में से ही ये बाहर निकलता है। तो अब क्वेश्चन है कि क्या है उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे ये डायूरेटिक के तौर पे काम करता है। तो पहली बात तो ये कि जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक एजेंट्स हैं वो फार्माकोलॉजिकली इनर्ट होते हैं। इनर्ट का मतलब है कि उनकी खुद की कोई ऐसे स्पेसिफिक रिसेप्टर बेस्ड कोई एक्शन नहीं होती है। ये क्या होते हैं कि जो ग्लोमेरुलस होता है, जैसे हमने बात की थी कि जो पूरा ग्लोमेरुलस होता है, पहले जो ये पार्ट है वहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चलता है। तो ये जो चीज़ है वो फिल्टर होके नेफ्रॉन के अंदर आ जाते हैं। सो ग्लोमेरुलस में से फिलीरी फिल्टर हो जाते हैं और उसका रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है। बड़े मोलेक्यूल होते हैं, सो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। सो जो ट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर वो चले जाते हैं, फिर वहाँ पे जाके वो अपना एक्शंस क्रिएट करते हैं। तो वहाँ पे वो क्या काम करते हैं, बिकॉज दे आर हाई इन ऑस्मोटिक प्रेशर, सो वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स जो होता है उसके अंदर से जो ल्यूमिनल फ्लूइड है उसके अंदर पानी लाते रहता है। सो इन शॉर्ट जो ट्यूब्यूल रहता है, ये ट्यूब्यूल के अंदर ये आजू बाजू से पानी खींचने लगता है। ये जो बड़े मोलेक्यूल यहाँ पे होते हैं, तो ट्यूब्यूल के अंदर से पानी अंदर आने लगता है, जिससे क्या होता है कि जो ल्यूमिनल फ्लूइड है वो डाइल्यूट होने लगता है। बिकॉज ऑफ दिस डाइल्यूशन जो सोडियम क्लोराइड या फिर जो सॉल्यूट्स होते हैं उसका जो रीअब्जॉर्प्शन है वो भी कम होता है। तो उसका मतलब ये है कि ट्यूब्यूल्स के अंदर फ्लूइड बढ़ा है और रीअब्जॉर्प्शन सॉल्यूट्स का भी कम हुआ है। सो ये मेन मैकेनिज्म है। दूसरी चीज़ ये भी बता रहे हैं कि जो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडले है या फिर थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले है, वहाँ पे वो जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस सॉल्यूट का होता है उसको भी कोई अननोन मैकेनिज्म से ये बंद करते हैं। और तीसरा चीज़ ये है कि ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो होता है उसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं। ये जो मोलिक्यूल्स होते हैं ये सेल्स के अंदर तो नहीं जा सकते, जो सेल्स होते हैं उसके बीच में रहते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, किसी भी तरह से सेल के अंदर से आजू बाजू से सभी जगह से पानी खींचते रहते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि इवेंचुअली जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है अच्छा सर्कुलेशन होने से बढ़ता है और कम रेनिन रिलीज होता है। सो दिस इज हाउ डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ मैनिटॉल वर्क्स। प्राइमरी तो जैसे हमने बात कर ही दिया कि ऑस्मोटिक डायूरेसिस करवाता है, इसीलिए ऑब्वियसली जीएफआर बढ़ जाएगा, यूरिन का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और यूरिन के अंदर काफ़ी सारे सॉल्यूट्स का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। इसकी वजह से जो भी कैटायन और एनायंस है लगभग सब वो एक्सक्रीट हो जाएंगे। सो उस तरह से ये सॉल्यूट का रीअब्जॉर्प्शन कम करता है और पानी का लॉस करता है। तो किस किस कंडीशंस में इस टाइप के ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स यूज़ होते हैं, तो जनरली मेनली यूज़ होते हैं रेज्ड इंट्राक्रैनियल टेंशन या फिर रेज्ड इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन। तो जब भी इंट्राक्रैनियल फ्लूइड प्रेशर बढ़ जाता है या फिर इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन बढ़ जाता है, मान लीजिए कि इंजरी हो गई, हेड इंजरी स्पेशली स्ट्रोक हो गया या फिर एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा जैसी सिचुएशन हो गई, तो उसमें इसका इन्फ्यूजन दिया जाता है, जिसकी वजह से ये हो सके उतना पानी एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालने का ट्राई करता है, और जिससे जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन है वो कम होता है, और कई बार ये लाइफ सेविंग भी होता है। सो मैनिटॉल इमरजेंसी सिचुएशंस में बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। दूसरा है इम्पेंडिंग एक्यूट रीनल फेलियर। अब यहाँ पे ये जो इम्पेंडिंग वर्ड है ना, इसका बहुत वैल्यू है। इम्पेंडिंग मतलब कि अभी
टोटल रीनल शटडाउन नहीं हुआ है, अर्लियर स्टेज ऑफ रीनल शटडाउन है। मीन्स कि अभी भी किडनी के जो ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ पे थोड़ा भी पानी अवेलेबल है। एक्यूट रीनल फेलियर कब हो जाता है? टोटल पानी नहीं होता है, किडनी का जो ट्यूब्यूल्स में सब पानी सूख जाता है। सो दैट इज टोटल एन्यूरिया एक्यूट रीनल फेलियर। सो जो इम्पेंडिंग रीनल फेलियर है वहाँ पे अभी ये ड्रग यूज़ होता है, जैसे शॉक में हो गया या फिर सीवियर ट्रोमा में हो गया, कार्डियक सर्जरी में, या फिर हेमोलाइटिक रीजन्स, कोई भी चीज़ की वजह से ये एक्यूट रीनल फेलियर सेट ऑन होता है तो आप ये ड्रग यूज़ कर सकते हैं। ये लाइफ सेविंग होती है, जिसमें ये मैनिटॉल जैसी ड्रग्स आप इन्फ्यूजन के तौर पे दीजिए ओवर द पीरियड ऑफ 24 आवर्स, तो आपको ये किसी भी तरह से फिर से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ाने में ये हेल्प करती है। लेकिन जब एक्यूट रीनल फेलियर सेट इन हो गया, ऑलरेडी सेट इन है, तो किडनी अब यूरिन फॉर्म नहीं कर सकेगी। उस टाइप पे अगर आपने मैनिटॉल दे दिया तो क्या होगा कि ऑलरेडी जो पानी तो अंदर है नहीं, तो जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो एक्सपांड हो जाएगा और जिससे हार्ट के ऊपर लोड आएगा इनडायरेक्टली और पल्मोनरी ईडिमा भी डेवलप हो सकता है। तो ये थोड़ा ख़राब चीज़ हो गई जिसकी वजह से इसमें ये कंट्राइंडिकेटेड है। तो अगर एक्यूट रीनल फेलियर सेट इन हो गया तो आप मत दीजिए ये ड्रग्स। अगर इनिशियल स्टेज है तो आप ये ड्रग देके जीएफआर बढ़ा सकते हैं। और एक है हीमोडायलिसिस या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस के टाइम पे। तो हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस के टाइम पे क्या होता है कि ऑस्मोलरिटी कम हो जाती है, तो उस टाइम पे उसको बैलेंस करने के लिए हायर ऑस्मोलर ड्रग्स दी जाती है, जैसे मैनिटॉल। तो काउंटर द लो ऑस्मोलरिटी हम लोग यूज़ करते हैं। कब कब नहीं देते हैं ये ड्रग्स, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं? जैसे हमने बात की, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो गया, एन्यूरिया हो गया, ऑलरेडी हार्ट पे जब लोड बढ़ जाता है, जैसे CHF, एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, पल्मोनरी ईडिमा, या फिर सेरेब्रल हेमरेज हो गया। सेरेब्रल हेमरेज वाली सिचुएशंस में हम लोग ये ड्रग नहीं यूज़ कर सकते। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इससे? मोस्ट कॉमन है हेडेक, नोशिया और वॉमिटिंग, और कई बार रेयर केस में इससे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी होते हैं। थैंक यू वेरी मच।